सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान तीसरी दुनिया का न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस वक्त 3 डायमेंशनल चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा सामना सिक्योरिटी चैलेंजेस का है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें बेहतरी क्या आती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इससे नबरदाजमा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट मामला हमारी मईशत का है, हमारी इकॉनमी का है, और ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं। इसके ऊपर काम जारी है। आज नेशनल असेंबली में एक इंतहाई अहम करारदाद मंजूर हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह करारदाद पेश की। 9 मई के शरपसंदों के केसेस अब मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम एंडोर्समेंट है, इसके ऊपर कमेंट करना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट वो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम तफसीली फैसला जारी कर दिया। पंजाब और KPK में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का फैसला जारी हुआ है, और इस फैसले के मुताबिक इसे 3-4 का फैसला कहना गलत होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें लिखा है। ये भी आपको बता देते हैं कि 43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी शामिल है, और तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। जो भी अब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर या पार्लियामेंट हाउस के बाहर या अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस फैसले को 4-3 का फैसला कहते रहे, क्या अब इस बात के ऊपर रजामंद होंगे कि जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है वो ये कह रहा है कि 4-3 का नहीं बल्कि 3-2 का था। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अंदर तूफ़ान तो शायद कुदरती आफात के तौर पर आते रहते हैं, लेकिन कराची की सियासत में एक बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, और वो है मेयर के इलेक्शन का तूफ़ान। उसमें आज तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद UC चेयरमैनों ने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को मेयर के इंतखाब में वोट देने से इनकार कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफिकल सेटअप के अंदर मौजूद है जहां पर इस तरह के गैर मुस्तहकम कर देने वाली चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्शन क्या है पाकिस्तान की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की और स्टेट की? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत करेंगे। एजेंडा ऑन द बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस, #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ आयशा गुलाल लई साहिबा। हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की है, कायद आज़म, और उन्होंने ये चीज़ कही है कि कायद आज़म मुस्लिम लीग जो है वो उनके दिल के करीब है। तो हमारी मौजूद मेहमान पहली दफ़ा हमारे शो पर आ रही हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान जनाब कैसर अहमद शेख साहब, मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आपने हमें सेटेलाइट लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान जनाब शुएब शाहीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चौथे और आखिरी और इम्पॉर्टेंट मौजूद तरीन मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार, और हमेशा इनका कमेंट इंपॉर्टेंस रखता है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आयशा गुलाल लई साहिबा से होगा। आयशा साहिबा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर तो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। आप काफ़ी अरसे तक खामोश रहीं, उसके बाद अब आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली है। मेरे साथ आपका पहला कमेंट होगा, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि काफ लीग ही ज्वाइन करने की वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। मुस्लिम लीग काफ जो है, मुझे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नज़र आई जो एक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए उसने हमेशा अपना किरदार अदा किया, और प्लस आवाम के वसाइल पर, आवाम के जो पैसे हैं उन पर हमारी जो लीडरशिप है उनकी नज़र कभी नहीं रही, और करप्शन से एक पाक हमारी एक लीडरशिप है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब रहे 2 मरतबा,
और ब्रिटिश जो नेशनैलिटी है वो छोड़कर पाकिस्तान आए, ताकि जो बरतानिया में जो डेमोक्रेसी उन्होंने देखी, जिसमें आम लोगों की बहुत अहमियत है और गवर्नेंस जो वहाँ पे उन्होंने देखी, तो यहाँ पर वो एक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक जमहूरी जो मुझे हकीकी जमहूरियत है वो मुस्लिम लीग काफ में नज़र आई, क्योंकि ना मौरूसियत है। अगर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र को आप देख लें या आप मुझे देख लें तो हम किसी चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हमें भी हमारा भी वही एक वोट है जो कि चौधरी साहिबान का है। तो हम एक मुश्तरका कंसेंसस से फैसले लेते हैं, हर आम आदमी को या हमारे जो हर वर्कर है उसको हम इज़्ज़त देते हैं, और किसी की कुर्बानियों को, किसी के जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। राइट। तो चौधरी सरवर साहब आपके बड़ों में से हैं काफ लीग के, वो कह चुके हैं कि हमारा इल्हाक सिर्फ नून लीग से होगा या फिर नवाज शरीफ साहब से होगा। आप इंडोर्स करेंगी उनकी इस बात को? देखिए, सियासत में तो सियासी जमातें ही आपस में मिलकर चलती हैं, और जब भी कोई हुकूमत बनती है पाकिस्तान में, तो अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं होती किसी पार्टी की, तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो हैं वो एक कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, और ये पाकिस्तान के निज़ाम में चलता आ रहा है। तो बाकी ये है कि जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो उसके ऊपर हम इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहे हैं। महंगाई का इशू हो गया, या आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहम ना करना हो गया, या बजट हो गया, तो उसके ऊपर हम बात करते रहें और करते रहेंगे। तो कोalition जो है वो हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, लेकिन ये है कि हमने 2010 में पीपल्स पार्टी के साथ कोalition की थी और हम उनके साथ रहे थे, लेकिन जब फ्यूल प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया तो उस वक्त हम उनसे भी अलग हुए थे इसी इशू के ऊपर कि आवाम की पहुंच से दूर थे। ये जो फ्यूल प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो फिर हम उनसे अलग भी हुए, लेकिन फिर जब उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को कम किया तो फिर हम दोबारा उनकी हुकूमत में आए। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के आवाम के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए है, और इंशाल्लाह हम इत्तेहाद तो सियासी जमातों के दरमियान होते रहते हैं हुकूमतें बनाने के लिए। वेरी राइट। आप साथ मौजूद रहिएगा। मैं शुएब शाहीन और कैसर साहब से पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का कमेंट लेना चाहूँगा। सर, 9 मई के शरपसंदों के केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करा ली गई है। कितनी बड़ी एंडोर्समेंट है ये? प्लीज़ कमेंट। ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है, इसको ज़रा अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज़। जी हेलो। जी ब्रिगेडियर साहब। हेलो। जी बोलिए। अच्छा, देखिए, बात यह है कि मस्ट अंडरस्टैंड कि 9 मई का बहुत बड़ा सानिया है। बिल्कुल पीटीआई की जो लीडरशिप इन्वॉल्व है किसी भी रायत के मुस्तक नहीं है, और ख़ास तौर प्लानर्स, एग्जीक्यूटर और जो इंस्टिगेट कर रहे थे उनको पिन पॉइंट भी कर लिया गया है। लेकिन ऑनेस्टली आई फील कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी एक्ट पे सब कुछ चलाने की करारदाद पास की गई है, इसके लिए मेरे स्टेट एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए कि हमें किसी हालत में भी जो ये PMLN है ये अपने आर्मी के शोल्डर से फायरिंग न करें, अपने शोल्डर से खुद फायर करें, और बिल्कुल जो इन्वॉल्व होंगे सीरियस उनको ज़रूर पाकिस्तान आर्मी पर ट्राई करना चाहिए। कोई भी हो, किसी का तफरका किए बगैर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो एग्जाम्पल हो शुड एक्ट एज अ रिटर्न फॉर अदर। लेकिन बात यह है कि हालांकि मिलिट्री कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट में फ़र्क कोई नहीं है। मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वही उसी तरीके से कोर्स लगता है, उसी में सिविल आपको उसको अलाउड होता है अपना वकील जिसको मर्जी आयद कर लें, इंसाफ के तकादे पूरे किए जाते हैं। द ओनली डिफरेंस इस केस को थोड़ा सा तेज लाया जाता है, एक्सपीडाइट किया जाता है। ठीक, एक्सपीडाइट करने के बाद फिर उसके बाद इसका जो डिसीजन होता है वो जो भी होता है वो चीफ आर्मी स्टाफ को जाता है। उसके बाद आपके पास रेमेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल है। सो इसमें ये इंसान करें कि पता नहीं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल में चला गया और क्या हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। बट द पॉइंट इज कि इसमें आपके जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट चल रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट को ज्यादा केसेस उसमें चलाने चाहिए। ओनली जो लिमिटेड केसेस हैं जो कि इसमें सीरियसली इन्वॉल्व थे उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। बट आई विल नेवर अलाउ PMLN to fire all shots from shoulders of army. I think that at least I am convinced, and this is what I will recommend always to the military कि जी हमें selective करें, cases करें, but not all. That is going to, I think, create a lot of difficult position for Pakistan Army.
वेरी राइट, वेरी एप्ट एनालिसिस, वेरी एप्ट एनालिसिस। आप साथ रहिएगा ब्रिगेड साहब। मैं शोएब शाहीन साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया 1 मार्च वाले फ़ैसले के ऊपर, और उसमें कहा गया कि 4-3 वाली जो बात है वो गलत है, यानी 3-2 वाली बात जो थी वो दुरुस्त थी, जो कि एक्चुअल फ़ैसला था। लेकिन ये मुसलसल जो बात होती रही है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर, उधर तो अब फैसला आ गया, लेकिन ये अभी तक बज़द हैं सारे हुकूमती। लेकिन पहली बात तो ये है कि जमील साहब इस पर कमेंट करके आपके डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। भाई आर्मी एक्ट का जो इतलाक़ है, देखें आज जब पार्लियामान ने इसको टेकअप कर लिया था तो पार्लियामान को ये याद रखना चाहिए था कि आपने 2015 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम की थी फॉर दैट पर्पज़ कि आप सिविलियन का ट्रायल कर सकते हो थ्रू आर्मी एक्ट, और उस तरमीम के ज़रिए आपने 2 साल का टाइम दिया था, वो थी 21वीं तरमीम। फिर सब्सिक्वेंटली उस 2 साल को एक्सटेंड करने के लिए 23वीं तरमीम करनी पड़ी इनको। फिर 2017 से 2019 तक आया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके साथ शामिल थीं। 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम हुई थी। अगर आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं थी तो उस वक्त भी आप सिंपल करारदाद के ज़रिए आप इसको ओके कर देते। करारदाद ना ये एक्ट होता है, ना ये आइन में तरमीम होती है, ना ये कानून होता है, और उसकी कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और सिविलियन को किसी सूरत आप आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड कर नहीं सकते हैं। अगर ये करते हैं, बहरहाल इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुकी है। जब ये 98 में भी इस तरह की कोशिश हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसलों के ज़रिए उसको नलीफाई कर दिया था। और सिमिलरली जब पिछली दफ़ा 2015 से 2019 के दरमियान जो ट्रायल हुआ, वो भी इसलिए हुआ कि वो उस वक्त जो दहशतगर्दी उरूज पे थी, और उसके भी कंडीशंस लिखी गई हैं कि किन किन लोगों को ट्रायल किया जा सकता है, और जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर नहीं होंगे, यानी ऐसी पार्टी के वर्कर नहीं होंगे कि जो कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होगी अंडर दी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि आज आप सिविलियन को इस तरह कर सकते हैं ट्राई अंडर द आर्मी एक्ट, और ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इसको टेकअप किया है। और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चला गया है। तो जब कोर्ट फैसला करेगी इस पर भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं नहीं समझता कि इनको इस तरह अवाम और फ़ौज के दरमियान कोई दूरियां पैदा करने की ज़रूरत है। इससे दूरियां होंगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आता हूं कि आपके उस बात की तरफ देखें, पीडीएम के 4-3 वाली बात, पीडीएम की तमाम जमातें सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए उनको एक रास्ता चाहिए था। देखें, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को आप साइड लाइन कर दें, क्या आइन इस बात का तकाजा नहीं करता कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं? इस पर तो कोई किसी दूसरी राय नहीं है। आइन आर्टिकल 224 कहता है, आइन का आर्टिकल 112 कहता है, जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई उनकी इलेक्शंस विद इन 90 डेज़ होने हैं, और जो इंटरम सेटअप है उनका टोटल टाइम ही 90 डेज़ का है। उसके बाद वो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सुप्रीम कोर्ट कब करती है, क्या फ़ैसला करती है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 मार्च को फैसला दिया था, उस वक्त सिर्फ एक इबहाम था। उस वक्त इबहाम ये था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख दे सकता है, गवर्नर दे सकता है, या दे सकता है इलेक्शन कमीशन। ये डिस्प्यूट था 3 इदारों के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट में मैटर ये गया, बल्कि सारे सबसे पहली पटिशन मेरी थी, उसके बाद सोमोटो मैटर भी आया, और उसके बाद स्पीकर्स का केस भी आया। तो फैसला उसके अंदर सिर्फ ये था, पहले जो 9 मेंबर बेंच बना, 9 मेंबर बेंच ने 27 तारीख को लिख के दिया कि जनाब आप नया बेंच तश्कील दें। नया बेंच तश्कील हुआ 5 मेंबर बेंच। 5 मेंबर बेंच में 3/2 का फैसला आ गया। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने का इनका एक जरिया था, इनका एक तरीका था, जिसके लिए पार्लियामान में खड़े होकर भी जजेस पे तनकीद की गई और उनको मिलाइन किया गया, ब्लैकमेल किया गया। और ये सारा ड्रामा इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, इस वक्त जी इस वक्त इंपॉर्टेंस इसलिए कि तारीख़ में एक चीज़ याद रखी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और क़ानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए उन्होंने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिए, उन्होंने नज़रिया ज़रूरत ईजाद नहीं किया। और ये याद रखा जाएगा कि इस वक्त की तो तमाम वो पीडीएम की जमातें जो आज हुक्मरान बन के बैठी हुई हैं, उन्होंने इलेक्शन को आइन के मुताबिक नहीं कराया और इलेक्शन से भाग गए। मेयरली ऑन दी ग्राउंड को उनको इलेक्शन में जीतने का चांस नहीं था। उस वक्त इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर था, और इनको ख़तरा था कि अगर हम इलेक्शन में चले जाएंगे, 14 मई हो या उससे पहले हो, जो 90 डेज़ 14 अप्रैल तक बनते थे, अगर हम इलेक्शन में चले जाएंगे हम पूरी तरह शिकस्त हो जाएंगे, और लिहाजा शिकस्त से बचने के लिए इन लोगों ने इलेक्शन से भाग गए। आइन के मुताबिक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। इसलिए आज मैं समझता हूँ आज भी आइन की बालादस्ती आप ये कहते हैं कि इट वाज मच नीडेड। मैं ज़रा कैसर अहमद शेख साहब, सर आप लोग तो 4-3 का फैसला कहते रहे हैं, KPK और पंजाब आज खुद इंतखाबात केस जो नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर, लेकिन आज तफसीली फ़ैसला आ गया
कि 4-3 वाली बात कहना बिल्कुल गलत है। आप अभी भी 4-3 वाली बात कहेंगे? जी देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल आपके सामने है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, उन्हीं की बात सही है। मुझे तो कोई इसमें कोई इबाम नहीं लगता। देखिए, इख्तलाफ राय तो होता ही है ना, अपना हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आज फैसला आ गया, ठीक है, वो फैसले पे अमल होगा। जो भी फैसले पे अमल होगा, यानी आप मानते हैं कोर्ट है कि 3-2 का बेंच था। कैसर साहब, कथा कलामी की माजरत, कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, ये शाहीन साहब हैं ना। मैंने कोई पार्टी से हमारे कोई, मुझे आज मैं असम्बली में नहीं था, क्या आर्गूमेंट थे, क्या बात थी, अगर इस पर कोई डिस्कशन हुई। लेकिन जो फैसला आता है जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने होता है और वो तस्लीम होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में कानूनी बात तो वही है जी। और आप लोगों ने जो बजट दे दिया है सर, इस बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ था सर, सवाए 35% तनख्वाहों में इजाफे के? ये जो बजट दिया है जी, ये बजट तो ये आप देखिए कि इसमें पहली बार डायरेक्शन को चेंज किया गया है। पहले जो बजट आते थे ना, उसमें आम तौर पे जो कि सरमायादार क्लास है, जो कि पहले ही जिनको बहुत रिलीफ दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता था। आपने देखा कि आज से सिर्फ 2 साल पहले ये 3 अरब डॉलर जो लुटा दिए गए पीटीआई की हुकूमत में 580 अमीर लोगों को, अमीर फैमिलीज़ को, और उन्होंने जो इस्तेमाल भी किए। आज वही 3 अरब डॉलर आज हमारे पास रिजर्व होते तो आप देखते कि हमारी सूरत कितनी बेहतर होती। वो 0% पे तकरीबन 10 साल का कर्जा दे दिया गया, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था। और 580 अमीर लोगों को, और मैं बार बार पूछता हूँ स्टैंडिंग कमेटी में स्टेट बैंक के गवर्नर से, मुझे तफसील तो दे दो भाई, किन अमीरों को दिए आपने, और उन्होंने आपको क्या इलेक्शन में फ़ंड देने हैं या किस वजह से आपने उन शहीदों को दिए। अब वही फ़ंड जो है, जो कि आज के 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ रुपया बनता है, वो हुकूमत ने खुद तो कर्ज ले लिया, उनको 0 पे दे दिया अमीरों को, और ख़ुद कर्ज ले लिया, और उस कर्ज पे 15,000 करोड़ सूद भर रहे हैं। आज हम हुकूमत सूद भर रही है 15,000, वही हम आम लोगों पे टैक्स लगाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन हमने नहीं दी है ना, हमने ये बजट दिया है आम लोगों पे। हमने आईटी के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो करोड़ों दिमाग हैं उनका फ़ायदा उठाएं और उन बच्चों को हम तालीम दें जो कि जिसके ऊपर कोई रॉ मटेरियल नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ उनको तालीम देना है। फिर आपने देखा होगा कि 50,000 हमने सोलर पे ट्यूबवेल लगा रहे हैं, ताकि काश्तकार जो आम है उस पर बिजली का जो बोझ है वो ही ख़त्म हो जाए। इसके अलावा आप महसूस कर रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो कि गरीब तरीन हमारा जो तबका है उसको मिलती है, वो हमने उसकी सपोर्ट में और अमाउंट बढ़ा दी है। 250 अरब होता था आज से 1 साल पहले, तो आज हमने 450 अरब के करीब कर दिया उसको, बहुत ह्यूज बढ़ाया है। फिर तनख्वाहदार तबका ही सबसे ज़्यादा पिस रहा था। आपने देखा बाकी लोग तो अपनी अपनी कमाई, जो कोई अपना इंडिविजुअल बिजनेस करता है या किसी भी शोबे में है तो उसकी तो आमदनी बढ़ रही थी, लेकिन तनख्वाहदार एक फ़िक्स उसकी आमदनी होती है और बहुत बड़ा वो उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। जब 30% महंगाई हो गई, आज उससे ऊपर महंगाई है, तो हमने 30 और 35% इंक्रीज कर दिए। दैट इज हाईली अप्रिशिएबल। जो 35% इजाफा हुआ है दैट इज हाईली अप्रिशिएबल, लेकिन अंदाज से इन्फ्लेशनरी रेट भी बढ़ा है। ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर, और अगर बढ़ाया भी गया है 30 से 35% के दरमियान और पेंशनर्स का भी कुछ इजाफा हुआ, तो वो आटे में नमक के बराबर वाली बात होती है। इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता किसी 25-30 हज़ार कमाने वाले का हाउस होल्ड बजट अगर कोई बनाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा। बहुत ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आयशा गुला लई साहिबा सियासत में इन्होंने बड़ा टाइम गुजारा है, काफ़ी अरसे के बाद ये पॉलिटिक्स में दोबारा एक्टिव हुई हैं। वो इस बजट को कैसा बजट देखती हैं और हुकूमत जो काम कर रही है पिछले 14 महीने से वो कैसे है इनकी नज़र में। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़कर गया था आयशा गुला लई साहिबा के लिए। आयशा साहिबा, बजट तो पेश कर दिया गया है। पाकिस्तान में बजट हमेशा अशराफिया के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को तो आदादो शुमार के गोरख धंधे से कोई
सरोकार नहीं है और ना ही उसका उनको कोई फ़ायदा होने जा रहा है। डायरेक्टली आप पूछे किसी पब्लिक में किसी बंदे से कि हमारा डेट कितना है, सर्कुलर डेट या फिस्कल डेफिसिट कितना है, उनको इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको कैसा लगा ये वाला बजट? देखिए इंशाल्लाह अब आवाज़ उठेगी भी, क्योंकि अपोजिशन भी होगी और अवामी इश्यूज़ के लिए अपोजिशन होगी। बजट जो है वो इतना बुरा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के लिए एक तो 35% इजाफा हुआ, दूसरा ये कि सोलर पैनल्स और बैटरीज पे जो है वो कस्टम्स ड्यूटी हटाई गई, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और तीसरा ये है कि जो एजुकेशन के लिए फ़ंड्स हैं वो भी ज़्यादा किए गए और स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ी तवज्जो इनकी हुई है। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हमने देखना पड़ेगा। प्लस ये कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में क्या 35% इजाफा हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो हमारे मुल्क की जो बाकी आबादी है वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं। तो हुकूमत को ऐसा लाइहामल कोई बनाना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर के जो उनके मालिकान हैं उनसे कहें, उनको इस बात का पाबंद बनाएं कि वो प्राइवेट सेक्टर के जो अपने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी महंगाई के लिहाज से इजाफा करें। तो हुकूमत को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी पड़ेगी। प्लस ये कि इसमें हमें जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हमारे नौजवानों की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमारे जो इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर हमें मज़ीद काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बजट जो है मौजूदा वसाइल में इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो IMF के कर्ज़े हैं बेसिकली मुस्लिम लीग काफ जो है वो कर्ज़ों के ख़िलाफ़ है। और इस वक्त जो बजट बनाया गया है, जो टैक्सेस में 7,000 से 9,000 तक इजाफा किया गया है, तो ये चीज़ IMF की जो शराइत हैं उसको देख कर किया गया है। तो टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। उन्हीं गरीबों से, उन्हीं सरकारी मुलाजमीन, सब एक सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है उसके 1,90,000 एक प्रिंसिपल की है, तो उनमें से 36,000 तो इन्होंने इनकम टैक्स काट दिया। तो ये इनकम टैक्स है, मैं उसके भी मुखालिफ हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर जो इतना इनकम टैक्स है, प्लस जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन है हमारे मुल्क में, उसके लिहाज से भी ये जो तनख्वाहों में इजाफा है वो मुश्किल होगा आवाम के लिए गुजारा करना। अच्छा, मैं जमील साहब एक और पॉइंट पे बात करना चाहूँगी कि 9 मई के हवाले से आपने बात की, तो 9 मई का वाक़या जो है वो भी एक सानेहा हम उसको कहते हैं, 9/11 में उसको कहते हैं पाकिस्तान का। अब इसमें तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो मुझसे राब्ते में हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि प्लानर्स और जो प्लानिंग करने वाले थे वो तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरीउज़िमा हो गए, वो तो एक नए प्लेटफॉर्म पे भी चले गए और बल्कि इक़्तिदार में आने के ख्वाब भी देख रहे हैं, और हमें जो है इन्होंने जेलों में डाल दिया। जिनके कहने पर, जिनके इश्तियाल दिलवाने पर हमने तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, जिन्होंने हमें अहदाफ पर भेजा, डेस्टिनेशंस पे भेजा, वो लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बरीउज़िमा हो गए हैं और प्लेटफॉर्म भी नया इन्होंने बना लिया है, जिसका प्लेटफॉर्म का मंशूर भी अभी इनको नहीं पता कि मंशूर क्या है। पहले जमा हुए सियासी पार्टियों में पहले मंशूर देखा जाता है, फिर जो है लोग जमा होते हैं। यहाँ पे पहले लोग जमा हुए, अब मंशूर का ये सोचेंगे कि क्या करना है। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस बात पर, जो कारकुन हैं जो जेलों में हैं, वो इस बात पर बहुत नाराज़ हैं, और ये जो इंसाफ का दोहरा मयार है पाकिस्तान में वो इसको देख रहे हैं कि MNAs, MPs, मिनिस्टर्स तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट जाते हैं, उनको तो अगली दफ़ा हुकूमत में भी हिस्सा देने की बात होती है। आयशा साहिबा, आपसे डायरेक्ट रब्ता किया है किसी ने और आपको बताया ये वाली बात जो आप कर रही हैं? देखें, वो हम में, मुस्लिम लीग काफ में और बाकियों में फ़र्क देखते हैं। उनको पता है कि मैंने पहले भी इनसे राब्ते में रही, और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुस्लिम लीग काफ में लोग आ भी रहे हैं, और मुझसे, यानी मैं आपको कहूँ कि नज़रियाती जो लोग हैं, जो कि साफ़ लोग हैं, वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। और बन्नू से मैं आपको बताऊँ कि एक टिकट होल्डर हैं, वो हमारी पार्टी में आए हैं। इस तरीके से पेशावर में जो कुछ ख़वातीन हैं और मालाकंड डिवीज़न के हैं और DI खान से हैं, वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं और यानी आ चुके हैं। और जो नॉर्थ पंजाब है उससे भी हमारी पार्टी में जो है वो PTI के जो साफ़ लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो आ चुके हैं, करप्ट नहीं। और साउथ पंजाब से जो है वो भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अभी साउथ पंजाब में जाऊँगी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भी मुझे बुलाया है, साउथ पंजाब के सूबे के हवाले से हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हमारी पार्टी को देख रहे हैं कि इसका एक विजन तो है। ये पार्टी जो है कम से कम हराम खाने वाली नहीं है कि आवाम के पैसों के से अपने जो है वो हराम के अकाउंट्स भरे। ये जो नए लोग जमा हुए हैं वो इसको ये देखते हैं कि ये तो इतने खुदगर्ज़ हैं कि इन्होंने हमें इश्तियाल दिलवाया और अपनी पार्टी बना ली और हमें छोड़ दिया। दूसरा ये मैंने उनको समझाया, मैंने कहा इनके ऊपर करप्शन के केसेस आने वाले हैं, इसलिए बेचारों का सियासत में होना बड़ा ज़रूरी है, नया प्लेटफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है। तो
तो बात यह है कि पाकिस्तान में जब आप सियासत को खैरबाद इन्होंने कहा और फिर अगले दिन सियासत में आ गए, तो मजबूरी जो होती है वो होती है लोगों की। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ज़रा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो इनकलाब लाने की बात करने वाले थे तो अपनी जगह कर रहे थे, लेकिन ये जो मुल्क से बाहर बैठकर लोग इनकलाब लाने की बातें करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, पाकिस्तानियों को जो है ना उस चक्कर में फंसाए हुए हैं बेचारों को, उनके खिलाफ आज एक मुकदमा तो दर्ज वैसे हुआ है, स्टेट कैसे रिएक्ट करेगी उसके ऊपर? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, जिस तरीके से 3-4 कुछ ऑफिसर्स हैं और एक तो जर्नलिस्ट हैं जिनका काम ही है सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना और अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स को बढ़ाना और पैसे कमाना। हमें अगर आप पैसों के लिए अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मिलिट्री और डिवाइड करने के लिए अवाम के साथ, तो ये बहुत ही एक घिनौना खेल है जो नहीं खेलना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब आई एम श्योर कि इसके खिलाफ कोशिश भी की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो एम्बेसडर्स हैं इंग्लैंड में हैं, यूरोप में हैं, व्हाट आर दे डूइंग? तो मैंने नहीं देखा किसी एम्बेसडर ने या इन लोगों को कॉल किया हो या इनसे इंटरेक्शन किया हो, इनको समझाया हो कि क्या मुल्क के लिए बेहतर है, व्हाट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान, व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज चेंज, अभी क्यों 9 डे कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती थी, कैसे नैरेटिव बिल्ड हुआ, फौज और वहाँ को लड़ाने की कोशिश की जाए, ये चीज़ें बताने की होती हैं। यहाँ पर आपके पाकिस्तान यहाँ जो आपके ब्रिटिश एम्बेसडर हैं उनको बात करें, उनको बताया जाए कि आप प्लीज टॉक टू द गवर्नमेंट। यहाँ हमारा डेलीगेशन जाए, वहाँ जाके बात करें। बसों के ऊपर आप दिखा रहे हैं कि पुराने TLP के इंसिडेंट्स हैं, वीडियोज हैं, वो दिखाई जा रही हैं, तो ये एक बड़ा इट्स नॉट डिजायर्ड और ये हर लिहाज से कंडेम भी करना चाहिए। लेकिन साथ देखें फारूकी, बात ये कि जो बजट की हम बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि बजट आपकी सरकारी मुलाजमत 40 से 50 लाख है, व्हाट अबाउट 22-23 करोड़ आवाम के लिए आपने क्या किया? ये इस पर यही तो मैं कहना चाह रहा था सर, बार बार यही काफ़ी देर से कह रहा हूँ। उसके बाद देखें, आप एम गवर्नमेंट आपसे क्या कहता है जी आप अपने खर्चे कम करें, इनकम बढ़ाएं, जो एक हर घर में ऐसे किया जाता है। आपको वो 7,000 अरब रुपए का आपको डेफिसिट है, आप वो कहाँ से कर्जों से पूरे करेंगे? आप प्लान करेंगे उधर से कर्जा आएगा, उधर से हम करेंगे, आपने इतना बड़ा डेवलपमेंट फंड दे दिया, सब कर दिया इलेक्शन को देखते हुए, बट जो असल काम है वो इन हाउस हमने क्या किया? क्या हमने अपने एक्सपेंडिचर कम किए? क्या प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आपके मिनिस्टर्स, आपके जितने भी खर्च हैं क्या कम किए? पेट्रोल एक्सपेंडिचर खत्म किए, 6-7 गाड़ियाँ सब चला रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये अफसर ड्राइवर जो आप करें तो पता चले आवाम को, दुनिया को, टाइमों को ये खर्च किया जा रहा है। FBR के अंदर 2,000 से 3,000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता है। 2,000 से 3,000 अरब रुपया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड कस्टम। आपको पता है यहाँ पे कैसे लूट मारनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद स्टेट कॉर्पोरेशन तरफ 700-800 अरब रुपया एक साल का खर्च करती है। PIA, रेलवे, आपके पास स्टील मिल एंड सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हमने उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की? या IM वर्ल्ड बैंक हमने बताया जी हम इससे 800 अरब बचाएंगे और 3-4 को करके हम उससे और पैसा भी निकालेंगे, हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप यही 1-2 हज़ार 1-2 अरब बचा लें तो डू वी नीड टू गो टू IM वर्ल्ड बैंक? डू वी हैव टू गेट टू एनीवन? आप अपना घर ठीक करें, जो ये नहीं करते इसलिए कि इनको अपने फायदे में। इंपॉर्टेंट बात भी यही है सर, हाउस इन ऑर्डर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। शुएब शाहीन साहब, शुएब शाहीन सर, मैं आपकी बात हूँ। शुएब शाहीन साहब, देखें, हाउस इन ऑर्डर करने वाली बात तो बिल्कुल ठीक है भैया। देखें, पहली बात हम अपना नुकसान खुद ही किए जा रहे हैं, खुद किए जा रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात है कि मुल्क को ठीक करने के लिए आपको इसहाक डार साहब जैसा जो गोरख धंधा के मास्टर हैं, सिर्फ नंबर गेम करने के मास्टर हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। वो पिछले 1 साल में जिस तरह पूरी तरह उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा $200 पे डॉलर ले आऊँगा, उनकी सबसे बड़ी ख़राबी ये थी कि उन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर को रखे और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज आपके पास सिवाय हुंडी के ज़रिए और कोई तरीका ही नहीं है। और जो ओरिजिनल इंटरबैंक डॉलर में और मार्केट में जब इतना फ़र्क होगा तो वो सारा कुछ होगा। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और जहन में रखें, ये 87 के करीब वज़रा और मुशीर हैं। इसके बाद जब इन्होंने ख़ुद कमेटी बनाई शहबाज शरीफ से, नासिर सईद खोसा साहब की सरबराही में जी, उसने कहा 32 आप सिर्फ मिनिस्टर्स रख सकते हैं और ये सारा जो सरकारी ये ड्रामा चल रहा है, इतनी गाड़ियाँ, ये इसकी मुफ्त में, इसके फ्लीट में इतने मुफ्त में, इसको गाड़ियाँ फ्री, ये सब बंद करें। उस पर तो किसी ने अमल नहीं किया। कमेटी भी ख़ुद बनाई थी कि जी कैसे हम किफ़ायत शारी पे करें।
तो बात यह है कि अगर आपका पूरे मुल्क में इतना बुरा हाल है, माशी ब्रेकडाउन हो गया, $4 बिलियन की आपने क्लियरेंस करनी है, जो आपके कंटेनर खड़े हुए हैं कराची में पोर्ट पे, वो तो आपके पास है ही नहीं है, $4 अरब ही नहीं है आपके पास कि उनकी क्लियरेंस कर सके। LC आपकी खुल नहीं रही है। बात यह है कि काम ठीक है, आपने 30-35% बढ़ा दिया, एक काम तो पैसे तो आपके पास है नहीं है, उसके तेल वाला तो LNG वाला भी, ये बात भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब ने उस वक्त ये बात की थी तो ये उसका मजाक उड़ाते थे, शदीद मजाक उड़ाया था, और इन्होंने कहा था बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और इन्होंने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हम रूस के पास चले जाएं। भाई ये काम जो आज आपने साल बाद किया, तो ये स्टार्ट करते अप्रैल में आपको इक़्तिदार मिला, मई में, जून में, जुलाई में आपके पास आ जाता, ज़रूर आप हमें मुल्क पूरे को ज़लील और रुस्वा करके रखना था, और बिल आखिर वही किया जो उस वक्त करना चाहिए था, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? तो बात ये थी कि अगर अच्छा देर आया दुरुस्त आया, अच्छा कदम किया भाई, अगर ये साल पहले कर लेते, 13 इतनी महंगाई ना होती ना, हमारा ये बेड़ा गर्क ना होता, और आपकी जो वर्स्ट गवर्नेंस हुई है वो चीज़ें ना देखनी पड़ती। तो मैं थोड़ा सा एक कमेंट और कर दूँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक किंग्स पार्टी बन गई। वहाँ आपने देखा जिस तरह लोग मुंह छुपा रहे थे, जिस तरह मीडिया को अवॉइड कर रहे थे, जिस तरह वहाँ सामने आकर के किसी कोई बात करने का काबिल नहीं था, तो वो किस मुँह से इस्तेहकाम पार्टी किंग्स पार्टी बना रहे हैं। और दूसरा, आयशा गुल साहिबा ने अपनी भी एक पार्टी बनाई थी, PTI रजिस्टर कराई थी अपने नाम के साथ, पता नहीं वो भी कह रही थी कि हम बड़ी लीड के साथ जीतेंगे, हुई हैं उधर से भी, चले अच्छा किया कि वो एक पार्टी में शामिल हो गई हैं। लेकिन इस वक्त देखें, किंग्स पार्टी एक तस्वर होती थी, वो थी PMLQ। आयशा साहिबा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बात ख़त्म कर लूँ, फिर उनकी बात चले जाइएगा ना। किंग्स पार्टी PMLQ तस्वर होती थी। उन्होंने पिछली दफ़ा 4 सीटें ली थी नेशनल असम्बली में, 2 सीटें ले गए परवेज़ इलाही साहब, 2 सीटें बच गई चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास। अब ये सारे दोस्त आ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी किंग्स पार्टी बनने जा रही है जिसका नाम इस्तेहकाम पार्टी है। अब इनके दरमियान मुकाबला होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेने में कामयाब होती है, और कौन सी वो पार्टी होगी जो सिर्फ PTI को नुकसान करने के काबिल होती है। वेरी राइट। मैं ज़रा आयशा साहिबा आप इस पर क्विक कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैंने जाना है कैसर शेख साहब के पास। आयशा साहब जी, मैं कह रही हूँ मेरी जो पार्टी है वो जमात सूफ़ा, मैंने उसका नाम रखा क्योंकि मेरा एक इस्लामिक विजन था पाकिस्तान के लिए, और है भी, और वो अब जमात सूफ़ा अभी तक कायम है, और उसके चेयरमैन एक जमहूरी तरीके से मेरे वालिद साहब मुंतखब हुए हैं, तो उनका वो पार्टी अभी तक है। दूसरा ये है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है बिल्कुल ठीक, वो मौजूद है। मैं ये कह रही हूँ कि तरीके देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है उसमें लोग बड़े गैर मुस्तहकम लोग हैं, खुद बड़े गैर मुस्तहकम हैं। यानी एक दफ़ा 3 दिन जेल की सख्तियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और AC उनको नहीं मिला, खाना नहीं उनको नहीं मिला, तो इनकलाब भूल गए सारा कुछ, और फिर उसके सियासत छोड़ने के। आयशा साहब हो सकता है कल कला को PMLQ को IPP से कोलेशन बनाना पड़ जाए, ये भी तो हो सकता है सियासत। साहब मैं आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्स देती हूँ। मेरा ये है कि ये PTI के जो नज़रियाती लोग हैं, उनका जो वो कहते हैं कि हमारे हकूक़ पे ये लोग गासिब हुए थे जब पार्टी में आए थे, और जब पार्टी में ये लोग आए थे तो चरब ज़ुबानी के ज़रिए से, साजिशी जहनीत के ज़रिए इन्होंने पार्टी के जो कारकुन हैं उनको बेचारों को साइड लाइन कर दिया था, और ये मिनिस्टर भी बन गए थे, टिकट्स भी इनको मिल गए थे, वज़ीर मुशीर बन गए, और फिर इनके दौर में जो करप्शन हुई, चीनी स्कैंडल देख लें, आटा स्कैंडल देख लें, जो आवाम को ये मशवरे देते थे, खुद तो सारी मरात लेते थे, लेकिन आवाम को ये मशवरा देते थे कि आधी रोटी खाओ, जो टमाटर मत इस्तेमाल करो अगर महंगे हैं, अगर चीनी महंगी है तो वो भी मत इस्तेमाल करो, खुद सारी मरात लेते थे। तो PTI के जो नजरियाती कारकुन हैं उनके हुकूक पर तो ये गासिब थे, वो इनको महंगाई खत्म हो गई है। चलें, अब इसको छोड़ दें, अब इसको यहीं पे छोड़ दें। मैं जरा कैसर शेख साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ उनसे कमेंट ले लूं। मैं जमील साहब एक बात क्लियर कर दूं, जी कर दें। मुस्लिम लीग कोई किंग्स पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग काफ अगर पहले कोई किंग्स पार्टी थी तो अब उसकी लीडरशिप चेंज हो चुकी है। अब उसमें आयशा एक मिनट चौधरी शुजात साहब है, वो उनकी ओपिनियन है। एनीवन एग्री टू लेट्स एग्री टू डिसएग्री। एस्टैब्लिशमेंट का सहारा हमें नहीं चाहिए, हमें जमहूरी तरीके से आवाम के सामने, हमें आवाम के हक के लिए बात भी करनी है, और आवाम के सामने हमें अकाउंटेबल भी हमें रहना जो है। वेरी एप्ट एंड वेरी राइट। कैसर अहमद शेख साहब, सर एक और बजट भी आएगा क्या इस बजट के फौरन बाद? आ तो गया, अब फिर एक और इंटर्म बजट कोई आने जा रहा है अगस्त में? मैं वो बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ। ये जो कहते हैं ना कि इतना मिनिस्टर हैं, जो 25-30 स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। मैं खुद हूँ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैंने कोई गाड़ी भी, कार भी नहीं ली, हालांकि मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का भी चेयरमैन हूँ,
तनख्वाह तो तनख्वाह, कोई गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करता। तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा, पहले थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, ये जो रशिया पे जो ऑयल इंपोर्ट हुआ है जी, ये बिल्कुल वहाँ गए लेकिन कोई MOU भी साइन नहीं हुआ था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कभी कोई MOU होता है। MOU का मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनकी वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत ख़ज़ाना दोनों ने इस बात को एंडोर्स किया था कि मुझे इजाज़त दे, मैंने और तो बोला नहीं है आपके, अगर मुझे इजाज़त दे दें तो मैं बात कर लूँ। मेरे तो 2 मिनट ही रह गए हैं। नहीं, आप बोले आपको पूरा टाइम है, दे दें प्लीज़, पूरा टाइम है, आप बोले। ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आया है पहली बार ये रशिया से, तो उसको बजाय अप्रिशिएट करने के वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा, जो आपने बात की कि और कोई बजट आएगा, देखिए ये बजट हमने पहली बार, वो डायरेक्शन है हमने स्टूडेंट्स के लिए इसमें रखा है। हमने SMEs को पहली बार, SMEs को पाकिस्तान में बहुत कम कर्जा मिलता है। हमारे यहाँ 93% कर्जा बड़ों को मिलता है और सिर्फ SMEs को 7% कर्जा मिलता है। तो ये पहली बार है कि हमने, क्योंकि बैंक देते नहीं हैं, तो हुकूमत ने ये रखा है कि अगर बैंक किसी पे रिस्क होगा उनका या कोई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो हुकूमत भी उसमें शेयर करेगी। ये मैंने जोर दिया है उन पे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 50,000 हम सोलर पे लेके जा रहे हैं ट्यूबवेल, ताकि किसानों को जो है ना वो बेनिफिट हो जाए और उनका जो बिजली का खर्च है ना वो बच जाए। यानी हमने आम आदमी पे ये बजट एम्फसाइज़ किया है, तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। पहले क्या किया जाता था, जो मरात याफ्ता तबका है सिर्फ उसको दिया जाता था, और वही IMF से हमारा तनाज़ा रहा। IMF कहती रही कि आप अमीर लोगों को देते हो, जो सारी अपनी सब्सिडीज़ है वो मरात याफ्ता तबका देते हो। ये पहला बजट है जिसकी डायरेक्शन आप देख लें कि सारे का सारा जनरल पब्लिक पे हुआ है, स्टूडेंट पे हुआ है, वो आप उनको हम लैपटॉप दे रहे हैं, एजुकेशन पे हुआ है, और हमने एनर्जी देना चाह रहे हैं छोटे काश्तकारों को, हम कर्जे देना चाह रहे हैं यंगस्टर्स को, हमने ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बढ़ाई है, हमने उसके बाद ये SMEs को तवज्जो दी है। SMEs इंजन ऑफ ग्रोथ है किसी भी मुल्क की, जो ग्रोथ होती है ना, और हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की थी। तो ये डायरेक्शन, ये ठीक है कि खसारे का बजट है। हाँ। कोई बड़े अच्छे हालात नहीं है। एटलीस्ट आप इस चीज को एडमिट तो करते हैं कि खसारे का बजट है। ज़्यादा मशवरे नहीं करते रहे। मैं खुद उनसे कहता। जनाब कैस साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा गुलालई साहिबा, सारी दफ़ा मेरे शो पर तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आई वुड लव टू हैव यू इन द स्टूडियोज़। जनाब शुएब शाहीन साहब, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ीन, सियासत, रियासत, मईशत तीनों कनेक्टेड है। कहीं पर भी ये नहीं है कि किसी एक पिलर को आप साइडलाइन कर दें तो बाकी चीज़ें हो जाएं, हो नहीं सकता। और ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी में, और उससे भी ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की डेमोक्रेसी में। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।